राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। पेसा कानून समेत अन्य विषयों पर विमर्श। भाजपा का आज राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन। कृषि मंत्री समेत कांग्रेस के आदिवासी सांसदों और विधायकों ने राहुल गांधी से की मुलाकात। प्रदेश प्रभारी का 26 से संथाल दौरा। ग्रामीण विकास मंत्री का रांची में जनता दरबार। राज्य में अपराधी बेलगाम। हजारीबाग में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में लगाई आग। बोकारो में जेवर दुकान से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी की लूट। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट मैच रोमांचक दौर में। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का आज खिताबी मुकाबला। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक नेता श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस सिलसिले में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों महापुरुषों के योगदान को याद किया और उनके उपदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भारत ने जब G20 समिट को होस्ट किया था, हमने उसकी भी थीम रखी थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी हुई है। श्री नारायण गुरु जैसे संतों की प्रेरणा जुड़ी हुई है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे संतोष है कि आज देश सेचुरेशन अप्रोच पर चलते हुए भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कल संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की आम बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर संग्रहालयों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने संग्रहालयों में लोगों की रुचि पैदा करने और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने देश के सभी संग्रहालयों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने का सुझाव भी दिया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और सोसाइटी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच पेसा कानून समेत अन्य समसामयिक विषयों पर विमर्श हुआ। श्री दास ने राज्य में पीएम जनमन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में राज्यपाल से पहल का आग्रह किया। जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के विषय में भी विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार की कथित नाकामियों के खिलाफ भाजपा द्वारा आज राज्य भर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। गिरिडीह के गांवा प्रखंड से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। पार्टी के अन्य नेता भी अलग अलग प्रखंडों में प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी ने राज्य की विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेसा कानून लागू करने और बुनियादी सुविधाओं समेत अन्य ज्वलंत विषयों को लेकर सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन की घोषणा की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी नेताओं के साथ कल भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू 26 जून से संथाल परगना के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे 26 जून को जामताड़ा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 27 से लेकर 29 जून तक गोड्डा और पाकुड़ जिलों में भी बैठक प्रस्तावित है। 30 जून को वे संताल हूल दिवस पर आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार का जन समस्याओं के समाधान पर खास फोकस है। कांग्रेस कोटे में शामिल मंत्री भी लगातार जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा आज रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी जनता दरबार लगाया था। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि रिम्स 2 पर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर सहयोगी दल कांग्रेस के 2 अग्रणी नेताओं ने विरोधाभासी बयान दिया है, जो जनता को गुमराह करने की कोशिश है। श्री शाहदेव ने कहा कि यह पूरी तरह से फिक्स्ड मैच है। सरकार जबरन आदिवासियों की खेती वाली जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण करने जा रही थी, जबकि दस्तावेज यह बता रहे हैं कि जमीन का कभी अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी द्वारा आदिवासी हित से जुड़ा यह मामला उठाए जाने पर सरकार बैकफुट पर है। आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने आरक्षण के मुद्दे पर आजसू पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सवाल उठाने से पहले आजसू पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। राज्य में अपराधी बेलगाम होते दिख रहे हैं। ताजा मामला हजारीबाग का है, जहां सड़क निर्माण कार्य में लगे वहाँ के जैसे पता चला हम लोग ग्रामीणों ने 50 से 100 आदमी आए और फिर यहाँ देखे तो घटना सही सच निकला। और ये घटना जिला प्रशासन जो भी है इनको लेने चाहिए, काहे कि बराबर घटना घटती रहती है। हमारे एगो सरपंच की भी हत्या यही हुई, उसका भी आज तक खुलासा नहीं हुआ। और वे होंगे 30-35 की संख्या में होंगे, वो भी मतलब हम लोग के मतलब पूरा पता नहीं, लेकिन इन्हीं लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि 30-35 की संख्या में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। औद्योगिक विकास को भी गति मिली है, जिससे गिरिडीह के व्यवसायियों और उद्योगपति भी खासे खुश हैं। भारत सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर गिरिडीह के व्यवसायियों और उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को ऐतिहासिक बताया है। गिरिडीह के उद्योगपति और मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन गुणवंत सिंह ने कहा कि देश का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। बहुत सारी जैसे माइंस में और अन्य बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें कि बहुत रफ्तार से पैसा और जो घाटे के जितने उपक्रम हैं सबको छोड़ दिया गया। इससे क्या है, लोग कहते हैं बेच दिया, लेकिन घाटे के उपक्रम छोड़ देना देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और हम इसके लिए बहुत हृदय से तारीफ करते हैं कि वाकई देश काफी रफ्तार से तरक्की कर रहा है, क्योंकि घाटे के उपक्रम और घाटे वाले सभी को हटा करके और सिर्फ फायदे वाले उपक्रम। माइका व्यवसायी अशोक जैन पांड्या ने कहा कि मोदी सरकार में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हुआ है। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने कहा कि इन 11 वर्षों में देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। हम लोग बहुत सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि अभी हाल के दिनों में एक सर्जिकल स्ट्राइक देखने के लिए मिला। उससे पहले भी कुछ हुआ था ऐसा, जो भारत की को जो आंख दिखाने का किसी ने काम किया था, तो उसमें भारत में अभूतपूर्व
तरक्की हुई है और भारत अब विश्व के अग्रणी देशों में आ गए हैं। व्यवसायियों ने उत्साहपूर्वक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले 11 साल के शासनकाल में देश की जो प्रगति स्थापित की है वो हमारे पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में है और वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरी पायदान के ऊपर स्थापित हो जाएंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके देश की प्रगति का द्योतक होता है, उसका दर्पण होता है। देश में कई क्षेत्रों में एक नया आयाम प्राप्त किया है, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो या फिर विदेश नीति हो या व्यापार हो। आज रेलवे का जो 11 साल में मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। लोग सोचते थे कि एक चाय बेचने वाला देश को क्या करेगा, कहां ले जाएगा। पिछले 11 वर्षों में औद्योगिक विकास को गति मिली है, जिससे व्यावसायिक वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। दूसरा चरण शुरू हो गया है। इजराइल से भी भारतीयों की स्वदेश वापसी हो रही है। ऑपरेशन सिंधु का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत इजराइल से भी भारतीय नागरिकों की वतन वापसी शुरू हो गई है। 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह नई दिल्ली पहुंचा। इजरायली सीमा पार जॉर्डन के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंचाया गया। निकाले गए लोगों का स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सरकार ने कहा कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। So people are thanking government of India and Modi ji also. Yes, almost all of them are workers and students from Israel. This is the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. They have arrived just now via Jordan. So we are welcoming on behalf of government of India. That's all. तो जैसे कि आपने सुना केंद्रीय मंत्री से सबका स्वागत किया जा रहा है, सबके हाथ पे तिरंगा है और क्यों ना हो, क्योंकि ये सेफली सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। इससे पिछले कई दिनों से प्रभावित विमान सेवाएं पटरी पर लौटने लगी हैं। एयर इंडिया समेत तमाम विमानन कंपनियों ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी किया है। इंडिगो ने एक सुपर पोस्ट के जरिए बताया कि मध्य पूर्व में हवाई परिचालन सतर्कता के साथ फिर से खोले जा रहे हैं। हालांकि पश्चिमी एशिया में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुरक्षित उपलब्ध उड़ान मार्गों पर अच्छे से विचार किया जा रहा है। इसलिए कंपनी ने यात्रियों से मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपडेट रहने का अनुरोध किया है। उधर बोकारो में भी अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरेआम कल एक जेवर दुकान में भीषण डाका डाला। बोकारो में अपराधियों का कल दुस्साहस देखने को मिला। अपराधियों ने व्यस्त चास बाजार में सरेआम एक जेवर दुकान में भीषण डाका डाला। इस दौरान वे आभूषण और नकदी लूटकर चलते बने। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो निकाल के वो लोड करके मेरे को टांग दिया। 4 आदमी टोटल थे अंदर। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस ने आश्वस्त किया कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर जेवर और नकदी बरामद कर ली जाएगी। सब कहते दुकानदार अभी जो है कुछ बताए नहीं है, वो अभी थोड़ा शौक में है। इस घटना के बाद इलाके में व्यापारियों के बीच दहशत है। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, एसपी बोकारो से आग्रह करता हूं कि एसपी साहब अविलंब
अपराधियों को गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके जो माल है उसको रिकवर करे। गौरतलब है कि पिछले दिनों में हजारीबाग में भी एक जेवर दुकान में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की थी। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 1975 में 25 जून को देश में आपातकाल लगाया गया था, जिस दौरान कई लोगों ने ज्यादतियां झेली। इसे काले अध्याय के रूप में लोग याद करते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी, जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस B.R. कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। सरकार का दमन चक्र चला तो न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही। नागरिक अधिकारों के लिए मुखर वकीलों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मार्च 1976 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैम्बर बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया। फिर बारी आई ऐसे फैसले सुनाने वाले हाईकोर्ट जजों की, जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ फैसले सुनाए थे। इन आदेशों को पारित करने वाले कई जजों को बदले और कई को तबादले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका पर हमले का सबसे बड़ा शिकार बने थे जस्टिस HR खन्ना। तब भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस खन्ना का नाम सबसे आगे था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। लेकिन ADM जबलपुर केस, जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था, इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब, लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल जिले में चल रही परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने 3 जुलाई को प्रस्तावित रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर उद्घाटन की तैयारियों का भी जायजा लिया। उपायुक्त ने जगन्नाथपुर रथ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में रांची में 26 जून को प्रस्तावित नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की।
बोकारो में उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह की मौजूदगी में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक हुई। इस दौरान उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा हुई। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने भटके युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया। बैठक के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले 2 उग्रवादियों को पुनर्वास पैकेज प्रदान करने की भी अनुशंसा की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह के उपायुक्त ने कौशल विकास एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कौशल विकास और श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज जिले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में फुटबॉल, कबड्डी व कुश्ती के दोस्ताना मुकाबले आयोजित हुए। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर खेल भावना का परिचय दिया। 26 जून को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने घाटशिला के कशीदा में रूबर्न मिशन के तहत बन रहे हेरिटेज विलेज का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य को लेकर संवेदक से जानकारी लेते हुए 2 माह में कार्य पूर्ण कर पर्यटकों के लिए शुरू करने के निर्देश दिए। बिजली और अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। कोडरमा जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में जिले के सभी खेल संघों के प्रधान सचिवों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सर्वप्रथम सभी उपस्थित खेल संघों के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उनका परिचय प्राप्त किया गया। जिले में खेलों के सर्वांगीण विकास को लेकर सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई। पलामू जिला के हुसैनाबाद, हरिहरगंज, पाटन एवं पांकी थाना अंतर्गत स्कूल के बच्चों के साथ नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। सरायकेला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने पर्यटन, खेलकूद, युवा कार्य एवं कला संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। सिमडेगा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अनुकंपा के तहत नियुक्ति से संबंधित 2 मामलों, सेवा संपुष्टि के 1 मामले, अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के 1 मामला तथा लिपिक संवर्ग में संवर्गीय प्रोन्नति से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। खूंटी की उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के चिन्हित पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजित किया गया है। आमजनों से अपील की गई है कि नजदीकी शिविर में जाकर योजनाओं का लाभ उठाएं। हजारीबाग जिले के सभी प्रखंडों के पीडीएस जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की संयुक्त जांच टीम ने जांच अभियान चलाया। साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने चंद्रपुरा थाना, दुग्धा थाना, हरला थाना एवं बोकारो झरिया ओपी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब बात मौसम की। राज्य में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। रांची, खूंटी, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जैसे जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4-5 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। राज्य में पिछले 1 सप्ताह की मानसूनी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। 17 जून से अब तक 248 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राज्य में सामान्य से 4 गुना अधिक बारिश हुई है। मानसूनी बारिश के अलावा वज्रपात की घटनाएं भी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। गढ़वा के मेराल अंतर्गत बाना गांव में वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इलाके में मजदूर सिंचाई कूप निर्माण में लगे थे। इसी दौरान ये लोग वज्रपात की चपेट में आ गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स हेडिंग्ले में चल रहा टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। भारत द्वारा निर्धारित 371 रन का पीछा करते हुए मेजबान इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए। इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड टीम जीत के 350 रन दूर है। पांचवें दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड आज 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। जैक क्रॉली 12 और बेन डकेट 9 रन पर नाबाद हैं। इससे पहले दूसरी पारी में केएल राहुल 137 रन और ऋषभ पंत ने 118 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इंग्लैंड से ब्राइडन कास और जोश टंग ने 3-3 विकेट झटके। शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। पहली पारी में इंग्लैंड 465 और भारत 471 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली पारी में 6 रन की बढ़त मिली थी। जमशेदपुर में चल रहे राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आज खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। शाम 5 बजे से नवल टाटा अकादमी और सिमडेगा की टीम के बीच यह मुकाबला होगा। तीसरे स्थान के लिए रांची और खूंटी की टीम भिड़ेगी। कल सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें उम्दा हॉकी की बदौलत नवल टाटा अकादमी और सिमडेगा ने फाइनल का टिकट कटाया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप जोशी का 77 वर्षों की आयु में लंदन में कल निधन हो गया। वे हृदय से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप जोशी का सोमवार को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप जोशी ने 1979 से 1983 तक भारत के लिए 33 टेस्ट और 15 वनडे क्रिकेट मैच खेले। उन्होंने टेस्ट में 114 विकेट और एक दिवसीय मैच में 22 विकेट लिए। दिलीप जोशी के परिवार में पत्नी कालिंदी, बेटा नयन और बेटी विशाखा हैं। जोशी उन 9 भारतीय क्रिकेटर्स में से एक थे जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में कुल 898 विकेट लिए। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। चौबीस जून वर्ष 1869 को महान क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इनके 2 और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। इन तीनों भाइयों ने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ये तीनों भाई इतिहास में संयुक्त रूप से चापेकर बंधु नाम से जाने जाते हैं। 24 जून वर्ष 1983 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सैली क्रिस्टेल राइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटी। 18 जून वर्ष 1983 को सैली राइट अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। वर्ष 1978 में सैली नासा से जुड़ी थी। इस अंतरिक्ष यात्रा में राइट ने फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम किया। सैली ने अंतरिक्ष में यान से जुड़ी एक 50 फुट लंबी यांत्रिक बाह को संभालने का काम भी किया। इस यांत्रिक बाह का काम बाहर घूम रहे उपग्रहों को पकड़कर खींचना भी था ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। ये अपने किस्म का पहला प्रयोग था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। पेसा कानून समेत अन्य विषयों पर विमर्श। भाजपा का आज राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन। कृषि मंत्री समेत कांग्रेस के आदिवासी सांसदों और विधायकों ने राहुल गांधी से की मुलाकात। प्रदेश प्रभारी का 26 से संथाल दौरा। ग्रामीण विकास मंत्री का रांची में जनता दरबार। राज्य में अपराधी बेलगाम। हजारीबाग में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में लगाई आग। बोकारो में जेवर दुकान से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी की लूट। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट मैच रोमांचक दौर में। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का आज खिताबी मुकाबला।